हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। तो आज हमारी ये न्यू वीडियो जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 9 जुलाई 2021 के। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बेसिकली आपके सिर्फ एक एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ फॉर एसएससी, बैंक एग्ज़ाम, सीडीएस, सीएपीएफ, इंडियन स्टेट एग्जाम्स। स्पेशली सीडीएस और सीएपीएफ के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आजकल डीप करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोज़ आपकी बनाई जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड की तरफ। सो पहला क्वेश्चन, जो जैसे कि मैं हमेशा आपसे जीएस बेस्ड क्वेश्चन एक पूछता हूँ, तो इस बार जो क्वेश्चन मैंने पूछा है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी सेक्शन। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसका इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द फर्स्ट ऑप्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, बी इज कलेक्टिव लायबिलिटी, सी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड डी इज अ सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तब तक के लिए आप इसका आंसर पता कीजिए और नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट करंट अफेयर जो कहता है कि इंडियन नेवल शिप रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज विद फ्रंटलाइन फ्रिगेट ऑफ इटालियन नेवी। तो इटालियन नेवी के साथ अभी इंडियन नेवल शिप ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, तो उस शिप का नाम क्या है? तो आज शिप का नाम है INS इंडियन नेवल शिप ताबर। इंडियन नेवल शिप ताबर। तो इंडियन नेवल शिप ताबर जो है वो इटालियन नेवल को ज्वाइन किया उन्होंने, एंटर इन द पोर्ट ऑफ नेपल्स। ठीक है, जुलाई 3 को ये एक तरीके की मेडिटेरियन सी में इनकी एक्सरसाइज हुई है। तो इट इज़ द थर्ड क्लास तलवार क्लास फ्रिगेट इन इंडियन नेवी एंड इट इज़ कमीशनड इन 2004 इन रशिया। ठीक है, तो इट इज़ ए वेसल इन तलवार क्लास जो कि आर्म्ड सुपरसोनिक, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है हमारी, वो भी इसमें क्या है, एक तरीके से ऐड ऑन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है करंट अफेयर से रिलेटेड, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू हैव इट्स ऑन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म जिसको आप बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है, तो दैट इज OTT प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप। तो अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट जो है इसने डिक्लेयर किया कि वो खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म बनाएगी। देखिए, गवर्नमेंट इसको 1 नवंबर से लॉन्च करी है। ये क्यों किया गया है कि देखो अभी जो आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है केरला में, मलयालम बोली जाती है। तो मलयालम जो है वो वहाँ पे मलयालम पिक्चर्स जो हैं या मूवीज़ जो हैं उसमें नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट वहाँ पे जो लोकल लेवल पे इंडिपेंडेंट जो फिल्म्स बनाई जाती थी उनका बजट इतना नहीं होता कि वो नेटफ्लिक्स को अफोर्ड कर सके। तो वहाँ की इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को या लोअर बजट की फिल्म्स को बढ़ाने के लिए, उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और पब्लिक को जो स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए ये एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? इट इज़ ए डायरेक्ट टू द व्यूअर थ्रू द इंटरनेट। हम डायरेक्टली व्यूअर्स तक पहुँचते हैं, उनको मीडिया सर्विस देते हैं। इट आल्सो बाईपास द केबल ब्रॉडकास्ट या सैटेलाइट टेलीविजन जो आप डेली देखते हैं उसको बाईपास भी करता है। तो याद रखिएगा कि कौन सी स्टेट है जिसने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाया, दैट इज केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉलेस्ट स्काई फॉलोइंग द सेफ्टी कंसर्न ओवर द क्वालिटी ऑफ सम प्रोजेक्ट्स। तो चाइना ने अभी बोला है कि 500 मीटर से ऊपर के जितने भी स्काई स्क्रैपर्स जो बन रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इस तरीके की, ठीक है, वो बिल्डिंग्स अब 500 मीटर जितनी भी हैं उनको बैन कर दिया गया है। देखिए, ये आपने ध्यान में रखना है कि चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है इसी के पास है, और नई कमीशन ने कहा है कि जो न्यू टावर्स हैं वो 500 मीटर से 2020 के बाद वो नहीं चलेंगे। ठीक है ना। तो ये अभी रिसेंटली चाइना ने बोला है कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे इनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, या फिर उनमें जो मटेरियल लग रहा था उसमें बड़ी कमी आ रही थी। तो इस चीज़ के बेस पे इन्होंने क्या किया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स उनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग द विच डिपार्टमेंट अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो कौन से डिपार्टमेंट को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर किया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक DP जो पहले जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंटरप्राइजेस में था। देखिए, जो डिसइन्वेस्टमेंट है हमारे देश में, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, 1996 में ये स्टार्ट हुई थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब PSU है और वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अब वो एक लॉस मेकिंग सेक्टर बन चुकी है। जैसे कि BSNL जो है गवर्नमेंट कह रही है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, है ना। कुछ एयरलाइंस है जैसे एयर इंडिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। कुछ बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये PSU है, और अगर ये गवर्नमेंट को कुछ कमाई ला के नहीं दे रही और गवर्नमेंट को इससे नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट इनको बेच देती है, इनके शेयर को बेच देती है। 49-51% के हिसाब से शेयर बेच देती है, या फिर 100% ही इसका टेक क्या कर देती है,
प्राइवेट प्लेयर को दे देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। आप हर बारी जब बजट पढ़ेंगे तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको सही रखने से फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसके अंडर इसको ऐड ऑन किया गया है। अब अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। दीज डिपार्टमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडिंग इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी नई इंडस्ट्री जो है मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐड किया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first shipment of geographical indication certified भलिया वेराइटी ऑफ वीट, ये काफ़ी फेमस है भलिया वेराइटी ऑफ वीट। ये अभी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं कौन सी दो कंट्रीज़ को, कीनिया और श्रीलंका को। देखिए भलिया वेराइटी ऑफ वीट रिसीव जीआई सर्टिफिकेशन 2011। जीआई क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये एक तरीके का क्या किया हमने कि जब भी सपोज करो कि किसी एरिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, इट इज़ इंडिकेट टू आइडेंटिफाई द गुड्स हैविंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, और वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से ही उभर कर आए हुए हैं, है ना। तो उसको उभारने के लिए उसको जीआई टैग दी जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो यहाँ से ही पैदा हुई है। तो ये जो भलिया वैरायटी ऑफ व्हीट है ये भी एक तरीके का जीआई टैग इसको मिला हुआ है, ठीक है। और जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है, और उसके बाद आपको उसको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। हर 10 साल के बाद आपको क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। ये आपने ध्यान में रखना है कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहले क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। और कई सारी चीज़ों को इंडिया में जैसे कि जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। recently Indian named Ganeshan Sandhirikasan has won the top prize in government initiated competition for migrant workers in Singapore। सिंगापुर में एक कंपटीशन हुआ सिलबम, ठीक है, वहाँ पे माइग्रेट जो वर्कर्स हैं उनके बीच में हुआ। तो ये उसमें उसने एक प्राइज़ जीता, टॉप प्राइज़ जीता। तो व्हाट इज़ सिलबम? सिलबम एक तरीके की एंशियंट वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है, ठीक है। इट इज़ इमर्ज इन तमिलकम विच इज़ नाउ इन तमिलनाडु। तो मतलब तमिलनाडु में ये ओरिजिनेट हुई है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें हम किससे लड़ते हैं? सिलम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? माउंटेन, और बम का मतलब होता है बैम्बू। तो मतलब यहाँ पे वेपन किसको यूज़ किया जाएगा? एज ए बैम्बू को इसमें मेटल वेपन यूज़ किया जाएगा। और इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू केरला मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। उसी बेस पे ये भी सिलबम जो है ये एक तरीके का ओल्डेस्ट आपका मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड है। देखो जो भी मैं क्वेश्चंस न्यूज़ में होते हैं, देखो ये चीज़ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है। ये डेली करंट अफेयर्स जो हम एसएससी, सीडीएस और सीएपीएफ का पढ़ते हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपने क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Supreme Court has directed the Union of India and all states to file status report on the latest development regarding the vacancies pending of Central Information Commission and State Information Commission। तो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कई जगहों पे खाली पड़ी हैं सीटें। तो आपका क्वेश्चन ये है कि CIC कब एस्टैब्लिश हुआ था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? दैट इज़ इन 2005। 2005 में CIC फाउंड हुआ था अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट जो आया था हमारा वो 2005 में आया था, ठीक है। तो CIC इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 उसके अंडर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट उसकी एक कमेटी होती है। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लोकसभा का स्पीकर होंगे एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं लोकसभा के स्पीकर नहीं होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होंगे एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनकी जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स के लिए होता है। टिल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी कि कब तक रहेगा, अनटिल द एज ऑफ 65। ये काफ़ी न्यूज़ में भी था कि क्योंकि इसकी सारी चीज़ें अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दी हैं। पहले ये स्टैचुरी बॉडी थी बट अब स्टैचुरी बॉडी हटा के ये एक तरीके की गवर्नमेंट बॉडी ही बन चुकी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच हॉकी प्लेयर who was two-time Olympic gold medalist in hockey passed away। तो केशव दत्त जो हैं ये हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने 2 बारी ओलंपिक मेडल जीता है, ठीक है। पहला ओलंपिक मेडल जो है देखो इन्होंने 1948 में जब ब्रिटेन में ही ओलंपिक थे तो 4-0 से इन्होंने ब्रिटेन को उन्हीं के देश में हराया था। ये एक तरीके बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर थे
बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, तो इसीलिए ये न्यूज़ सामने आई है। वरना ओबिचुरीज़ आपको पता है कि बहुत कम पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बट कि फिर भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो होती हैं इनकी ओबिचुरीज़ जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीनियर लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पास्ड अवे, वीरभद्र सिंह उनका नाम है। ठीक है, ये 6 टाइम्स जो हैं ये क्या बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। ठीक है, 1983 में पहली बार ये बने, फिर 1990, ठीक है 1993 टू फिर 1998, तो 6 बार ये क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी जो टेन्यूर चल रहा है 2017 से पहले यही चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, इनको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में राजा कहा जाता था वहाँ पे। ठीक है, एक जिस एरिया से थे, एक वंश चल रहा था, उसी के सबसे लास्ट ये थे। ठीक है, विक्रमादित्य इनके बेटे हैं जो कि एमएलए हैं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, इन्होंने हिमाचल को काफ़ी दूर तक लेकर आए हैं। ये हिमाचल की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज, यूनियन मिनिस्टर इन स्टील एंड यूनियन मिनिस्टर इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस में भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं। तो देखो ये एक नुकसान ही है, बट देखिए क्या कर सकते हैं, बट इन्होंने अपनी लाइफ में हिमाचल को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक लेकर गए हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा हिमाचल में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो वो नाम है एन वेणुधर रेड्डी। ये नए क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ऑल इंडिया रेडियो के। तो ऑल इंडिया रेडियो जो था ये 1936 में फाउंड हुआ था, बट इसको जो आकाशवाणी भी बोलते हैं ये 1957 में ये इसका नाम दिया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो संसद मार्ग न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो लौट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन एशिया कप कहाँ होगा, वुमेन एशिया कप कहाँ होगा, मुंबई एंड पुणे में होगा। ठीक है, तो फुटबॉल का ये एशियन कप की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फुटबॉल एशियन कप की बात की जा रही है। ये पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होना था, बट अगर आपको पता चले तो भुवनेश्वर एक तरीके से कैपिटल किसकी है, उड़ीसा की है। ठीक है, और अहमदाबाद आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो कोविड के चक्कर में जितने भी प्लेयर्स हैं इनको यहाँ से यहाँ क्या था, ट्रैवल करना पड़ना था, इसलिए मुंबई और पुणे दोनों जो नियर बाय हैं इसको क्या कर दिया गया है, अब नया वेन्यू चूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हम्बोल्ड, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, तो ये मिला है इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु को। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये जर्मनी का एक अवार्ड है। तो बासु जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, एंड ये करंटली प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। देखो आपसे कोई पूछे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या है, तो अगर आपको मैं सही बोलूँ तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप बोलते हैं, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, बट उसको बनाता कौन है, इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो बनाता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अभी राइट नाउ इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है। सो 2009 से 2012 ये कांग्रेस के जब कांग्रेस लीडरशिप में थी तब ये एक तरीके से क्या थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। सो प्रेस्टीज अवार्ड जो है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अवॉर्डेड टू एज मैनी एज 100 रेसिपिएंट्स इन ईच ईयर में 100 बंदों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो नाम आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल वॉज बिल्ड इन विच कंट्री, तो सैंड कैसल जो है ये किस कंट्री ने भी बनाया है, तो ये बनाया है डेनमार्क ने इसको बनाया है। तो डेनमार्क का जो न्यू कैसल है 3.5 मीटर टॉलर है। अर्लियर रिकॉर्ड जो 7.66 मीटर का था, जो कि किसने बनाया था, जर्मनी में था। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कभी ना कभी आपके हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये जो है जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने दिया था, क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, डिसोल्यूशन आएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, तो डिसॉल्व ऑफ लोअर हाउस, हमारा लोअर हाउस जो हो सकता है वो डिसॉल्व हो सकता है, ये तो है हमारा। ठीक है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा इज ए नॉन परमानेंट हाउस, वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। कलेक्टिव लायबिलिटी मतलब कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अगर पीएम रिज़ाइन देता है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सभी के सभी इकट्ठे क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो वही प्राइम मिनिस्टर ही कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस भी होता है ना, लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस भी वही होते हैं। ठीक है, एंड सिंगल एग्जीक्यूटिव, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। सिंगल एग्जीक्यूटिव इज नॉट इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव हैं, एक रियल है, ठीक है, और एक नॉमिनल है।
रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब जिसके पास मेनली पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव की, वो है पीएम। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है आपका? प्रेसिडेंट। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। तो वी हैव डुअल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन आवर कंट्री। तो आंसर आपका आएगा सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरीके के डेली करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही काम आएगी आगे आपके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।